एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। मैं राधिका वर्मा आपका स्वागत करती हूं अपेक्स इंडिया न्यूज में। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस पर। Welcome back to Apex India News. In our detailed report tonight, we examine the recent economic policies and their impact across the nation. यूएस ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर। एक बड़े विकास में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2 हफ्ते के सीज फायर पर सहमति दी है, जो तेहरान के लिए दिए गए डेडलाइन से कुछ घंटे पहले हुआ। ये समझौता बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की अंतिम समय की कूटनीतिक हस्तक्षेप के बाद हुआ। ईरान ने सीज फायर की पुष्टि की है और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित समुद्री आवागमन का भरोसा दिया है। हालांकि तेहरान ने चेतावनी दी है कि ये संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है और किसी भी उकसावे का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर लागू हो गया है, जिसका ऐलान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। सीज फायर के तहत अब दोनों पक्षों की तरफ से हमले रोक दिए जाएंगे। साथ ही स्थायी शांति के लिए दोनों पक्षों में आगे की बातचीत भी होगी। दोनों पक्षों के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 10 अप्रैल से शांति वार्ता शुरू होगी। इसी बीच अब भारत ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। हालात को देखते हुए भारतीय दूतावास ने लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित तरीके से ईरान छोड़ने की सलाह दी है। ईरान में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर एडवाइजरी जारी की। इस एडवाइजरी में ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा गया, हाल के घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को दूतावास के समन्वय से और दूतावास द्वारा सुझाए गए मार्गों का इस्तेमाल करते हुए जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की सलाह दी जाती है। ये फिर से दोहराया जाता है कि दूतावास से पूर्व परामर्श और समन्वय के बिना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास जाने का प्रयास न करें। ईरान में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों की मदद के लिए आपातकालीन फोन नंबर और ईमेल भी शेयर किए। ईमेल cons.tehran@mea.gov.in है। रूस और चीन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के उस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया है जिसका उद्देश्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलना था। बहरीन द्वारा प्रस्तावित इस प्रस्ताव को 11 वोट मिले, लेकिन वीटो के कारण ये पास नहीं हो सका। पाकिस्तान और कोलंबिया ने वोटिंग से दूरी बनाई। इस फैसले से ग्लोबल स्तर पर तेल आवागमन बहाल करने की कोशिशों को झटका लगा है। The truce was conditioned on the Strait of Hormuz reopening. 11 council members had backed the Bahrain-sponsored measure, but Beijing and Moscow blocked it, and 2 countries abstained. U.S. Ambassador to the UN Mike Waltz condemned the vetoes, accusing Iran of holding the global economy hostage and calling on responsible nations to join Washington in securing the passage. Today's veto marks a new low, and it shows just how frightening a safer, more secure, more united Middle East can be. While Beijing and Moscow said the Council should push for de-escalation and diplomacy, China and Russia used their vetoes even though Bahrain had significantly weakened its draft after China opposed authorizing force. The version submitted to a vote dropped any authorization of the use of force and removed an explicit reference to binding enforcement that had appeared in an earlier draft. Iran welcomed the vetoes, with Iran's UN Ambassador Amir Saeed Iravani saying it prevented the Security Council from being misused to legitimize aggression. China has vetoed this resolution. We don't think the resolution is balanced, and it doesn't even touch upon the root cause of the situation. And then in a very unbalanced manner, only accuse Iran. And also, I want to emphasize, in particular, the timing is very bad. We all heard what the U.S. president has said. And against this background, we think it is extremely dangerous for the Security Council to adopt a resolution like this. एलपीजी बुकिंग के नए नियम जारी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नागरिकों से अपील की है कि वे एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से करें और डिस्ट्रीब्यूटर के पास भीड़ न लगाएं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनीज के लिए ऑनलाइन बुकिंग 95% तक बढ़ गई है। सरकार ने बुकिंग इंटरवल भी बदल दिया है। शहरी इलाकों में 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन तक लोगों को पैनिक बाइंग से बचने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही भारत सरकार ने एक लेटर जारी किया और उसमें ये कहा गया कि ऐसे उपभोक्ता जिनके पास एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन है
वो अपना एलपीजी का कनेक्शन सरेंडर करें। और इसके चलते कल तक 17,000 से ज्यादा एलपीजी कंज्यूमर्स ने अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर किया है। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई जैसे मैंने आपको बताया सामान्य है, कहीं पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर, मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं और हमारी क्रूड इन्वेंट्रीज भी सफिशिएंट हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत, और जिसमें सभी रिफाइनरीज को ये आदेश दिया गया कि C3 और C4 मॉलिक्यूल्स को एलपीजी पूल के अंदर ट्रांसफर करें ताकि घरेलू एलपीजी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो पाए। इसके बाद विभिन्न मंत्रालयों और डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आने के बाद भारत सरकार ने एक और ऑर्डर इशू किया ताकि पेट्रोकेमिकल से संबंधित जरूरतों को भी पूरा किया जा सके। इस संबंध में मैं बताना चाहूंगी कि लगभग 800 टन पर डे का एलोकेशन पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड कंपनीज के लिए, मंत्रालयों के लिए किया गया है। एनफोर्समेंट के बारे में भी मैं ये कहना चाहूंगी कि राज्य सरकारों के साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कोऑर्डिनेट कर रही हैं और कहीं पर भी, जहां पर भी कोई भी माल प्रैक्टिस उनके ध्यान में आ रही है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई भी की जा रही है। कल लगभग 4,000 रेड हुई और 1,000 से ज्यादा सिलेंडर सीज हुए। पिछले कुछ दिनों में 56,000 से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर सीज किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी 1770 शो कॉज नोटिस दिए हैं, 175 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टीज लगाई हैं और 51 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि वॉर के चलते सप्लाई प्रभावित हुई भी हैं अभी भी, परंतु घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों का ध्यान रखते हुए पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने का सरकार प्रयत्न कर रही है और उपलब्ध कराया भी है। इसलिए मैं सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन करूंगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें और अपनी जरूरत के हिसाब से ईंधन क्रय करें। मेघालय में कोल माइनर्स की रैली। जयंतिया कोल माइनर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन ने जयंतिया हिल्स में कोल रैली वॉइस ऑफ लाइवलीहुड्स का आयोजन किया। इस रैली में मेघालय के लिए एक साइंटिफिक माइनिंग पॉलिसी की मांग उठाई गई। एमएलए क्यरमिन शाइला ने पर्यावरण सुरक्षा और रोजगार के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया। Association kenang wa langba ga bujung pi yo control langgi ya ga jemut cha ga sarkar te hang ni po wa ukram katu kali dan regarding the coal issue what we have faced in East Chandy Hills. From time to time we have discussed about this and we have seen that our people are looking forward that the light of the day will come where the government has give us the assurance, and then we have seen the government also try the best to speed up the matters regarding with this. So it's good to see that today the 7th of April that the people has come out to show that they are united regarding these issues, where each and every one of them, those who have witnessed and then take part in this rally, and some who could not come, it doesn't mean that they are not with us or with to support the JSCMDA. Actually, those who are not there also, they are a part and parcel of it. Each and every one of them, though they are at home or wherever they are, all of them, they pray that we come into a solution where we will get back our rights, and then we can have back the livelihood of the people as we have relied on coal. So I believe that with this initiative, it will be a
I cannot say is a starting. It has been started from the beginning. Since 2014, we have started this initiative. But in between, it just keep quiet. So now it's a high time for us to start it back, and then hopefully that the government will do the needful and then will give us back our rights. We will never want to do anything illegal. It's just that we want the government and the department concerned to do the needful and then give us the SOP so that we can follow what needs to be done. And at the same time, all this blessing which God has been showered upon us, the limestone, the coal, and many others, all this meant for us. If we do not utilize it, what's the use of us having all this? So I believe that since we have the resources to boost the economy of the state, to contribute to the economy, it is a high time for the government also to look forward and then give us the SOP to be followed, and we will do the needful and we will work hand in hand with the government. That is how we can assure the government that we will never want to do anything illegal. It's just that we want our rights, so kindly give us the rights. शिक्षा मंत्री ने छात्रों को राज्य में ही पढ़ाई करने की सलाह दी। शिक्षा मंत्री लखमिन रिम्बुई ने छात्रों से अपील की है कि वे राज्य के अंदर ही उच्च शिक्षा प्राप्त करें। उन्होंने माओकफांग, पत्थर खमाह और नोंग तालांग के संस्थानों का उल्लेख करते हुए सरकार के प्रयासों को हाईलाइट किया। To excel, it is not only in a city you can excel. Even if you study in a remotest place also, you can excel. Now in this result, you have seen Nirupama Memorial School in Karobada. They got top 10. And even Jawaharlal Nehru Memorial Secondary School in Lamin. They got in the top 20, Shampung Presbyterian, and so on and so forth. This shows us that if the student want to study, they really have the determination, and nothing could stop them, even if they study in the more remote area. And most importantly, most of the schools in the nowadays, they have a very qualified and trained teachers. This is also one of the reasons which help them, help those schools. So this is a welcome trend and happy. And I want to appeal to the student community also, all over the state. The government of Meghalaya last academic year, they have upgraded many government schools into a higher secondary schools. And they have opened streams also in those higher secondary school. I think that the student should make use those schools to go and study there, because what is the use of upgrading the school, say in Nong Talang, say in Rambai, say adding stream in Nong Klau and Lycanshell and so on and so forth, or adding stream, if the student don't go to that school, but they will try to rush to the city. I appeal to the student, we have a qualified faculty everywhere, so they should make use of this intervention of the government, so that it will enable us as the government to see that yes, or whatever we do, it is good and we can expand more. But across the nation. Now is the time for a short break. The news will continue after the break. Stay with us. Start your day with a move. For health, move. For love, move. And for the passion, move. Move, move, move. When there is movement, there is life. But what if back pain comes in the way of this movement? So, Move Pain Relief. Move's warmth eases pain and inflammation fast, letting movement resume. Move Pain Relief. When there is move, there is movement. When movement stops, life stops. That's why Move Pain Relief. Start your movement again. When there is move, there is movement. Move Pain Relief. Start your day with a
For health? For love? For good values? And for the passion? When there is movement, there is life. But what if back pain comes in the way of this movement? So, Move Pain Relief. Move Pain Relief. Move's warmth eases pain and swelling fast. Letting movement resume with laughter and happiness. When there is move, there is movement. Move Pain Relief. ईरान में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी। सीज फायर के बावजूद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी है। ये कदम इस बात को दर्शाता है कि स्थिति फिर से बिगड़ सकती है जब टेम्पररी सीज फायर समाप्त होगा। ईरान में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर एडवाइजरी जारी की। इस एडवाइजरी में ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा गया, हाल के घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को दूतावास के समन्वय से और दूतावास द्वारा सुझाए गए मार्गों का इस्तेमाल करते हुए जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की सलाह दी जाती है। ये फिर से दोहराया जाता है कि दूतावास से पूर्व परामर्श और समन्वय के बिना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास जाने का प्रयास न करे। ईरान में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों की मदद के लिए आपातकालीन फोन नंबर और ईमेल भी शेयर किए। ईमेल cons.tehran@mea.gov.in है। फोन नंबर और ईमेल पर जरूरत पड़ने पर संपर्क किया जा सकता है। भारत ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों से देश छोड़ने के लिए इसीलिए कहा है क्योंकि सीजफायर के 14 दिन देश छोड़ने का सही मौका है। इस दौरान हमले नहीं होंगे और ऐसे में भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से ईरान से बाहर निकल सकते हैं। इससे पहले मंगलवार शाम को भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को 48 घंटे तक जहां हैं वहीं सुरक्षित रहने की सलाह दी थी। ये एडवाइजरी उस समय आई थी जब हालात बेहद तनावपूर्ण थे और हमले तेज होने की आशंका जताई जा रही थी। दरअसल उसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने समय सीमा के भीतर होर्मुज जल डमरू मध्य नहीं खोला तो गंभीर सैन्य कार्रवाई हो सकती है। इसी वजह से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। अब हालात को देखते हुए सरकार ने रणनीति बदली है और लोगों को बाहर निकलने की सलाह दी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जब 28 फरवरी को संघर्ष शुरू हुआ था तब ईरान में करीब 9,000 भारतीय मौजूद थे। इनमें छात्र, कामगार और अन्य पेशेवर शामिल थे। अब तक इनमें से लगभग 1800 भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। बाकी लोगों को भी जल्द से जल्द सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों के लिए सीजफायर का ऐलान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हालात पूरी तरह सामान्य नहीं माने जा रहे हैं। यही कारण है कि भारत सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। ये संघर्ष 28 फरवरी को शुरू हुआ था जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर संयुक्त हमले किए थे। इसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव लगातार बना हुआ है। भारत सरकार ने साफ कहा है कि नागरिक सतर्क रहें, अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप। We welcome the ceasefire reached and hope that it will lead to a lasting peace in West Asia. As we have continuously advocated earlier, de-escalation, dialogue and diplomacy are essential to bring an early end to the ongoing conflict. The conflict has already caused immense suffering to people and disrupted global energy supply and trade networks. We expect that unimpeded freedom of navigation and global flow of commerce would prevail through the Strait of Hormuz. In addition, I would also like to add, India has always been in favor of peace. We welcome all steps that lead to peace and stability. We hope that this development in West Asia will also encourage peace efforts in Ukraine. सीज फायर पर शिवसेना की प्रतिक्रिया। शिवसेना की नेता शाइना एनसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि संकट के दौरान भारत ने इजराइल, ईरान, गल्फ देशों और अमेरिका के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे हैं। आरबीआई के इन्फ्लेशन भी कम हुआ है, 3 सेंसेक्स बढ़ा है और आप देखें में कि लोअर ऑयल, हायर इक्विटी, चीपर शिपिंग और फ्री हैंड में इसमें विन विन सिचुएशन है भारत के लिए। अभिनंदन आदरणीय प्रधानमंत्री, क्योंकि
कि आप डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किए, मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं। तेल के दामों में गिरावट से बाजार में तेजी। तनाव कम होने के बाद भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी गई। निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स में 3 से 4% की बढ़ोतरी हुई है। क्रूड ऑयल के दाम गिरने से देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हुआ है। Global oil prices fell sharply while stock markets rallied after US President Donald Trump agreed to a 2-week ceasefire with Iran, easing fears of wider conflict in the Middle East. The reduced risk to the Strait of Hormuz, a key oil route, triggered a sell-off in crude and boosted investor confidence across global equities. Despite the surge, analysts warn the relief may be short-lived as underlying tensions and uncertainty around the ceasefire remain unresolved. स्नो लोटस का अद्भुत फूल खिला। तियानशान माउंटेन्स में रेयर स्नो लोटस फूल ने वैज्ञानिकों और प्रकृति प्रेमी लोगों का ध्यान खींचा है। ये पौधा अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार 5 से 8 साल के बाद खिलता है, जो सहनशीलता और मजबूती का प्रतीक है। That's all for today. See you again tomorrow with some more news. Until then, namaskar. Apex News, India, Northeast.